हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरीज की तरफ। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि भूत प्रेत होते हैं अथवा नहीं। अगर आपको लगता है होते हैं तो ठीक है, नहीं लगता तो वो भी अच्छा है। यहाँ पर मैं इस घटना में कुछ चीज़ों को बदल रहा हूँ प्राइवेसी रीजंस की वजह से, पर बस इतना कहूँगा कि ये सारी घटना असली है कई मायनों में, जो कि मेरे दोस्त के बड़े भाई के साथ घटी हुई है। ये घटना मेरे उसी दोस्त ने मुझे बताई है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस घटना के सभी पात्रों से आपको परिचित करवाता हूँ। मेरे दोस्त का बड़ा भाई, जिसका नाम अजीत है, उसके दो दोस्त हैं, विक्रम और निशांत। अजीत बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसीलिए हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो कोटा चला गया जेईई की परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ताकि उसका एडमिशन किसी आईआईटी में हो जाए। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अजीत परीक्षा देता है और जेईई को क्रैक भी कर लेता है। परीक्षा पास करने के बाद उसे आईआईटी कानपुर कॉलेज मिलता है और वो वहाँ जाकर एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के बाद उसे हॉस्टल अलॉट होता है, पर वो किसी वजह से कॉलेज हॉस्टल में कमरा ना लेकर बाहर एक कमरा ले लेता है। जहाँ वो कमरा लेता है वहाँ पर आसपास में कई सारे प्राइवेट हॉस्टल्स थे। उसने प्राइवेट हॉस्टल इसलिए लिया था क्योंकि कॉलेज हॉस्टल में 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन प्राइवेट हॉस्टल्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो पहली बार हॉस्टल जाता है तो वहीं उसकी मुलाकात विक्रम और निशांत से होती है। उन दोनों का कमरा उसके बगल वाला ही था, एक तरफ निशांत का और एक तरफ विक्रम का, और उन दोनों कमरों के बीच में अजीत का कमरा था। निशांत और विक्रम भी कानपुर के ही एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तीनों एक साथ रहने लगे और तीनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। रात में धीरे धीरे वो सब लोग एक साथ बैठने लगे। आधी रात तक ये लोग बातें करते रहते। धीरे धीरे वो सभी लोग एक साथ खाना भी खाने लगे और अब तीनों दोस्त का एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया। फिर धीरे धीरे विक्रम की वजह से निशांत और अजीत को भी बियर पीने की आदत पड़ गई और अब वो रात में काफ़ी सारी बियर पीकर हॉरर मूवीज़ देखने लगे। इसके बाद वो हमेशा ही भूतों का मजाक उड़ाते और फिल्म वालों को पागलपंती या फिर गाली वगैरह देते रहते। फिर एक दिन ऐसे ही रात को हॉरर मूवी देखते हुए अजीत निशांत से पूछता है कि तुझे लगता है भूत सच में होते हैं? निशांत हाँ में जवाब बोलता है। अच्छा, पर ऐसा क्यों लगता है तुझे? निशांत बताता है क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा था जब एक औरत को किसी भूत ने पकड़ा था। उसकी आवाज़ बिल्कुल मर्दों वाली हो गई थी। इस पर अजीत कहता है, अबे वो तुम लोगों का पागल बना रही होगी, उसे घर वालों का काम नहीं करना होगा, इसलिए बस नाटक कर रही होगी। हो सकता है, पता नहीं। इसके बाद अजीत विक्रम से पूछता है, विक्रम तुझे लगता है भूत होते हैं क्या? विक्रम कहता है, यार ये भूत सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं। उसके बाद तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और अपनी बियर को ख़त्म करते हैं। फिर अगले दिन तीनों एक साथ कमरे में बैठे होते हैं और यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे होते हैं, जिनमें कुछ लोगों की टीम होती है जो कि घोस्ट हंटिंग करने के लिए जाते हैं, यानी कि भूतिया जगह की छानबीन करने। उन्होंने देखा उस वीडियो पर लगभग 6 मिलियन व्यूज़ थे। विक्रम कहता है, 6 मिलियन व्यूज़ पर यूट्यूब वाले कितना पैसा देते होंगे? अजीत कहता है, यही कोई 50 से 60 हज़ार। पर इस वीडियो में ऐसा कुछ खास तो है नहीं, फिर भी ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। अगर हम भी कुछ ऐसा करें तो इतने पैसे कमा सकते हैं ना, अपना खर्चा खुद निकाल लेंगे। मतलब कि हम लोग भी इसी तरह रात को जाकर घोस्ट हंटिंग करेंगे और उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। धीरे धीरे हम भी फेमस हो जाएंगे और हमें भी लोग पहचानने लगेंगे। फिर तीनों में ये तय होता है कि तीनों घोस्ट हंटिंग करेंगे। इसके बाद तीनों ने धीरे धीरे कुछ पैसे जोड़े
और उन पैसों से घोस्ट हंटिंग के लिए ज़रूरी सामान खरीदा, जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी वॉइस डिटेक्टर, एनर्जी मीटर, थर्मामीटर, रेड ग्रीन लाइट फोकस, नॉर्मल लाइट। इन सब का खर्चा मिला कर यही कोई 35 से 40 हज़ार का होगा। इन सब के लिए पैसे इन लोगों ने अपने घरों से झूठ बोलकर मंगवाए थे, ये कहकर कि कॉलेज में एक प्रोग्राम होने वाला है जिसके लिए 10,000 रुपये चाहिए। और कुछ जो पैसे कम पड़े वो उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिए। इसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त का कैमरा भी उधार लिया। कुछ समय के बाद इन लोगों ने सारा सामान खरीद लिया था या फिर उधार ले लिया था जो कि इन्हें चाहिए था। तब इन्होंने गूगल किया कि कानपुर का सबसे हॉन्टेड लोकेशन कौन सा है। तब उन्हें राजा जयदेव सिंह के महल के बारे में पता चला। राजा जयदेव अंग्रेजों के समय एक छोटे से रियासत के राजा थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उनके मरने के बाद उनके महल पर चोरों ने कब्जा कर लिया और आसपास सड़क पर जाने वाले लोगों को बंदी बनाकर वो उन्हें अंदर ले जाते और उनसे लूटपाट करते और अधिकतर लोगों को जान से मार डालते। कई लड़कियों को अपने साथ ले आकर उनका बलात्कार करते और फिर मार कर उन्हें उनकी लाश को भी जलाकर फेंक देते। कुछ दिनों के बाद वहां उन चोरों ने किसी भूत को देखा। इस घटना के बाद उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया और वहां से चले गए। फिर वहां से आने जाने वाले लोगों को वहां पर अजीब सी चीजें दिखने लगी, या फिर साफ शब्दों में कहूँ तो आत्माएं दिखने लगी। इसी वजह से ये प्लेस हॉन्टेड है और वहां पर कोई नहीं आता जाता। जब उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम अब इसी जगह पर जाएंगे और वीडियो बनाकर प्रूव करेंगे कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है। इसके बाद ये लोग तय करते हैं कि अगली रात को लगभग 11:30 बजे ये लोग वहाँ पर जाएंगे। वो जगह उनके हॉस्टल से लगभग आधे पौने घंटे की दूरी पर थी। उनके पास कोई अपनी बाइक तो थी नहीं, तो उन्होंने अपने हॉस्टल मालिक की बाइक रात के लिए उधार मांगी। फिर रात होने पर वे लोग बाइक लेकर अपना सारा सामान लेकर 12 बजे के आसपास महल पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो लोग अपने सारे इक्विपमेंट्स को सेट करते हैं और फिर धीरे धीरे महल की तरफ जाने लगते हैं। उन सभी लोगों ने अपने हाथ में लाइट जला रखी थी और फिर वो अंदर गए। वो इधर घूम रहे थे पर उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। एक जगह पर आने के बाद उन्हें हल्का सा थर्मामीटर में टेम्परेचर चेंज दिखाई दिया। टेम्परेचर वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ डिग्री ज़्यादा था और जब वो दूसरे कमरे में गए तो वहाँ पर जाते ही नॉर्मल हो जाता। इन लोगों को ये देखकर लगा कि शायद यहाँ पर कुछ तो है। यही सोचकर वो लोग बोलते हैं, अगर यहाँ कोई है और हमसे बात करना चाहता है तो किसी तरह का इशारा करे। कुछ भी वहाँ पर नहीं होता। वे लोग लगभग 1 घंटे तक परेशान होते हैं बट कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो दूसरी जगह पर जाकर ढूंढने लगते हैं। रात के लगभग 1:30 बजने वाले होते हैं और वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अजीत माइक पकड़ता है और कहता है, तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये जगह बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है। आप लोग यहाँ रात में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। निशांत जो कि इस सीन को रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक से ऐसा लगता है कि कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। वो अपने आगे पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो अपने ध्यान वहाँ से हटा देता है और कैमरे की तरफ देखने लगता है। तभी उसे फिर से अपने कान में हल्की सी आवाज़ आती है, मैं तो यहीं हूँ, कहो तो तुम्हारे साथ चलूँ। इतने में विक्रम पूछता है, चलें अब? निशांत थोड़ा डरा हुआ सा होता है। वो कहता है, हाँ चलो। इसके बाद तीनों बाइक पर बैठ जाते हैं और हॉस्टल की तरफ चलने लगते हैं। पर ऐसा लग रहा होता है कि बाइक जैसे तेज ही नहीं चल पा रही थी, मानो कोई पीछे से उसे खींच रहा हो। वो स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे पर स्पीड 40-50 से ऊपर जा ही नहीं पा रही थी, जबकि रोड काफ़ी अच्छा था और रास्ता बिल्कुल खाली। उन्हें जाने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। सुबह के लगभग 3:45 बजे के आसपास वो लोग अपने हॉस्टल पहुंचते हैं और फिर कहते हैं, यार जाना बेकार हो गया, कुछ मिला भी नहीं। इसके बाद तीनों लोग सो जाते हैं। तीनों को ही काफ़ी अजीबोगरीब सपने आते हैं। अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं और अपने वीडियो को एडिट करने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं कि वीडियो तो सारा है पर उसमें ऑडियो कहीं भी नहीं है।
बस एक जगह पर हल्की सी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ थी। जब वे लोग बाहर आकर कह रहे थे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तब वीडियो में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। जब उस आवाज़ को बहुत ही धीरे करके और वॉल्यूम बढ़ाकर सुना गया तो किसी की आवाज़ आ रही थी कि मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारे साथ चलूँ। ये देखकर वो लोग थोड़ा डर जाते हैं, पर फिर निशांत के ऊपर विक्रम गुस्सा होता है और कहता है, क्या तूने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए माइक ऑन नहीं करा था? निशांत बोलता है, मैंने किया था, पता नहीं कैसे आवाज़ नहीं आ रही। जब कल तुम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे तभी किसी ने ये सब मेरे कानों में कहा था। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत पानी में चली गई, तो फिर उन लोगों ने फिर से वहीं जाने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा अब शनिवार को वहाँ दोबारा जाएंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद रात हो जाती है, बुधवार की रात होती है और ये सभी लोग बियर पीते हैं और फिर रात को बहुत देर तक बात करने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जब निशांत अपने कमरे में जाकर सोता है तो कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है, पर फिर उसकी आँख खुलती है जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। वो उठता है और जल्दी से अपने कमरे की लाइट जलाता है। देखता है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो दोबारा से सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। उसे लगातार किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। वो बेहद डर जाता है और सीधे विक्रम के रूम में चला जाता है। वो विक्रम का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे तेरे पास सोना होगा। विक्रम उसे अपने कमरे के अंदर बुलाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। इधर अजीत अपने कमरे में सोया होता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कान के पास आकर कोई कह रहा है, बात कर लो, बात करने आ तो गया हूँ। उसे लगता है कि विक्रम मजाक कर रहा है, तो अजीत कहता है, चल बे सोने दे मुझे अब। फिर उसे याद आता है कि मैंने तो रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था, फिर विक्रम रूम के अंदर कैसे आ जाएगा? ये सोचकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर अपने कमरे की लाइट जलाता है तो देखता है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो वापस से लाइट बंद करके सो जाता है। इस बार उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा रहा हो। उससे कुछ भी बोला नहीं जा पा रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और तब उसे अपने कमरे की सीलिंग पर एक आदमी का साया दिखता है जो कि उल्टा लटका होता है और उसके बाल उसके सामने झूल रहे होते हैं। अचानक से वो कूदता है और उसके गले को दबाने लगता है। उसकी सांस फूलने लगती है और वो अपना पैर दम घुटने के कारण पटकने लगता है। तब उसका पैर कमरे के एक बर्तन से टकराता है और वो बर्तन नीचे गिर जाता है। बर्तन की आवाज़ काफ़ी तेज़ आती है और विक्रम और निशांत आकर उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही वे लोग दरवाजे पर आते हैं वो साया फौरन गायब हो जाता है और उसका गला छूट जाता है। वो हांफते हुए किसी तरह से दौड़कर जाता है और दरवाजे को खोलता है और उन दोनों से लिपट जाता है। वे दोनों उसे विक्रम के रूम में ले जाते हैं और पानी पिलाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, अब बता। तब वो बताता है जो जो उसके साथ हुआ था। विक्रम इस बात का मजाक बनाता है और कहता है, तुम लोग मेरे साथ बस प्रैंक कर रहे हो। एक काम करो, तुम दोनों इस रूम में सो जाओ और मैं तुम्हारे रूम में जाकर सोता हूँ। फिर देखता हूँ कौन सा भूत है जो तुम लोगों को डरा रहा है। इसके बाद वो हंसते हुए निशांत के कमरे में चला जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसे किसी बहुत ही बुरी तरह से सड़ी हुई चीज़ के मरने की बदबू आती है। वो निशांत को गालियाँ देते हुए कहता है कि अबे तुम लोग अपना कमरा साफ नहीं करते क्या? इतना गंदा रूम होता है क्या किसी का? फिर 1-2 मिनट के बाद उसे उस रूम से वो बदबू आना बंद हो जाती है और विक्रम उसी रूम में सो जाता है। अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास चल रहा है और उसको चारों तरफ से घेर रखा है। वो भी डर जाता है और फिर उसे दोबारा से किसी के पैरों की आवाज़ आने लगती है। ये आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगती है। इस सब के कारण वो काफ़ी डरने लगता है और घबराते हुए किसी तरह कमरे को खोलता है और निशांत और अजीत के पास जाकर बैठ जाता है। फिर रात भर वो लोग सोते नहीं हैं और हॉस्टल के बाहर बने बरामदे में आकर बैठ जाते हैं। फिर किसी तरह सुबह होती है और वो हॉस्टल से ही कुछ दूरी पर एक हनुमान जी का जो मंदिर होता है वहाँ जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं।
फिर वो वहाँ के पंडित जी को अपनी समस्या बताते हैं। पंडित जी कहते हैं उन्हें वहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटे से मंदिर पर जाना होगा। वहाँ पर एक पुजारी बाबा रहते हैं और उन्हें तुम्हारी समस्या का इलाज पता है, वहाँ जाकर उनसे मिल लो। वे लोग पंडित जी के बताए गए स्थान पर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक दूसरे पंडित जी मिलते हैं। वो उनसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम आपके पास किसी काम से आए हैं। बाबा कहते हैं बताओ। उसके बाद तीनों अपनी समस्या को वहाँ पर बताते हैं। फिर वो बाबा कहते हैं तुम नौजवानों की यही दिक्कत है, तुम लोग अपने आनंद और संतुष्टि के लिए कई बार ऐसा काम करते हो जो कि प्रकृति के खिलाफ होता है। प्रकृति ने नियम बनाए हैं, अगर तुम भगवान को मानते हो तो भूत प्रेत और राक्षस भी होते हैं। गलती तो खैर तुम लोग की ही है, पर खैर कोई बात नहीं। तुम लोग आज रात्रि को आना और बाबा जी ने कुछ सामान की पर्ची दे दी और कहते हैं ये सामान लेकर आना। वे लोग शाम तक सारा सामान खरीद लेते हैं और रात को 8 बजे वो सारा सामान लेकर बाबा जी के पास पहुंचते हैं। बाबा जी अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं और लगभग रात के 11:30 बजे वो अपनी पूजा संपन्न करते हैं और कहते हैं ये लो मटका और इसे ले जाकर महल के दरवाजे पर रख देना। इसके बाद गलती से ही पीछे मुड़कर मत देख लेना। अगर तुम लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने गलती से भी देख लिया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अपने मन को कठोर करना और हो सके तो मटकी रखने के बाद तुरंत बाद जैसे ही तुम पलटो हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देना। इसके बाद वे लोग उस मटकी को पकड़ते हैं और बाइक से महल तक जाते हैं। महल पर उस मटकी को वो लोग रखते हैं और जैसे ही मटकी रखते हैं वो लोग पीछे मुड़ते हैं, तभी उन्हें ऐसी आवाज़ आती है जैसे उन्हें कोई उनके नामों से बुला रहा हो। वो लोग बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, उन्हें डर भी बहुत लग रहा होता है। वो लोग संभल कर बिना पीछे मुड़े हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं और फिर बाइक पर आकर बैठ जाते हैं। फिर वो सीधा वहाँ से मंदिर पहुँचते हैं और मंदिर पहुँचने के बाद भी वो लोग बाबा से कहते हैं हम लोगों ने सामान वहाँ पर रख दिया है। बाबा उन सबके हाथों में अब अभिमंत्रित धागा बांधते हैं और कहते हैं जाओ, तुम्हारी समस्या अब समाप्त हो गई, आज से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके बाद वो लोग आराम से चले जाते हैं और हॉस्टल में रहकर सारी पढ़ाई वापस से शुरू करते हैं। इसके बाद से इन्होंने अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी और उसके बाद वो कभी भी दोबारा घोस्ट हंटिंग के लिए नहीं जाते हैं। मैं आशु जब आज उनसे यानी कि अजीत भैया से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बात सच है। उन्होंने कहा ये ऐसा मामला है जिस पर चाहे जितनी बहस करें आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ, जिसके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं उन्हें पता होता है कि उस समय कैसा महसूस होता है। मेरा नाम रोहित है और मैं वैसे तो हैदराबाद से हूँ पर बेंगलोर में जॉब करता हूँ। मेरा एक कलीग है जिसका नाम प्रशांत है। प्रशांत और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक साथ थे। उसकी शादी 2015 में हुई थी। बात करूँ अपनी शादी की तो मेरी शादी अभी हाल फिलहाल में ही 2021 में हुई। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये साल 2017 की है। प्रशांत की शादी उसी की एक कोवर्कर मीना के साथ हुई। हम तीनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और इसीलिए हम तीनों की आपस में भी काफ़ी बनती थी। हम अक्सर ही साथ में घूमने वगैरह जाते थे और डिनर डेट्स पे भी अक्सर ही हम सब लोग मिल के जाते थे। अब बेंगलोर में आईटी सेक्टर में जॉब करना कोई आसान काम नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हैक्टिक हो जाता है। तो काफ़ी टाइम तक जब हम अपनी जॉब से थोड़ा परेशान सा हो गए उसके बाद हमने फैसला करा कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। और इस बार प्रशांत का कहना था कि हमें आउट ऑफ इंडिया जाना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था तो हमने 5 दिन की नेपाल की ट्रिप पर जाने का प्लान करा। आई नो कि आपको थोड़ा ओड लग सकता है बट हम अक्सर ही वहाँ पर जाने की बातें किया करते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम पर मौका है तो हम लोग वहीं क्यों ना जाएं।
बट जो घटना वहाँ पर हमारे साथ घटी उस पर शायद आप यकीन तक भी ना करो। इसी कारण से मैं आपको उस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा जिस जगह पर हमारे साथ एक घटना घटी। बस नेपाल का ही एक गांव था वो। सारी चीज़ों को स्किप करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूँ। हम लोग नेपाल पहुँच गए और शुरुआत के एक दिन और अगले दिन दोपहर तक हम लोग काठमांडू में रहे। इसके बाद हमारा प्लान था एक गांव में जाकर 2-3 दिन बिताने का और उसके बाद हमारा वहाँ से वापस जाने का प्लान था। वहाँ पर जाने का आइडिया हमें वहाँ के ही एक लोकल आदमी से मिला था और वो जगह वहाँ से लगभग यही कोई 60 किलोमीटर दूर थी। उसने ही हमें वहाँ पर भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया था और हम लोग एक अच्छे बजट के साथ वहाँ पर जाने के लिए तैयार थे। जब हम उस गांव में पहुँचे तो वो जगह वाकई में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, क्योंकि वहाँ पर पीछे की साइड में पहाड़ थे और उसी के बीच वो सुंदर सा गांव जिसमें ज़्यादा घर नहीं थे, या आसान शब्दों में कहूँ तो वो गांव 2 सेक्शंस में बटा हुआ था। एक साइड पर थोड़ी वैसी इमारतें थी जो कि किसी शॉपिंग सेंटर या फिर ऐसी कुछ होती हैं, और एक साइड पर थोड़े थोड़े घर थे। मतलब इसे गांव कहना भी सही नहीं होगा, एक तरीके से आप छोटा शहर ही मान लीजिए। वहाँ पहुँचने के बाद हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि हम कहाँ रहेंगे। तो जिसके थ्रू हम वहाँ पर आए थे उन्होंने हमें बताया था कि वहाँ पर एक पूरा ब्लॉक होटल से भरा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर हम लोग बात कर सकते हैं किसी भी होटल में। इसीलिए पास ही के एक बंदे से मिलने के बाद हम एक जगह के बारे में सुने और उस जगह पर जाने लगे। हम जहाँ पर जा रहे थे वो एक गली के एंड में थी और हमारे सामने एक कुआं था जिसकी दूसरी ओर वो बड़ी सी बिल्डिंग थी जो कि एक तरीके से पुराने ज़माने का होटल टाइप ही था। जब हम उसके मेन दरवाजे से अंदर गए तो उसका बगीचा ही इतना बड़ा था मानो कि वहाँ पर अच्छी खासी कार की पार्किंग बन जाए। अभी हम वहाँ पर आसपास देख ही रहे थे कि सामने से दरवाज़ा खोलते हुए एक बूढ़ी औरत बाहर आई। वो ही उस होटल की ओनर थी और उस जगह को वो अकेले ही चला रही थी। थोड़ी बात करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी कई कमरे खाली हैं और हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से कमरा मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक चीज़ अजीब ये लगी कि जब हम रूम्स देख रहे थे तो जो नॉर्मल गेस्ट रूम थे उन्हें देखकर हम अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि हाँ ये गेस्ट के लिए ही है, बट वो हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेके गई और चलते चलते ही उन्होंने बताया कि ये वाला जो रूम है ये उनका पर्सनल रूम है जहाँ पर वो रहती हैं, और उसके साइड में जस्ट एक रूम था जो कि नीचे के गेस्ट रूम से काफ़ी बड़ा था, मतलब कंपैरेटिवली। जब हम उसके अंदर गए तो उसमें काफ़ी बड़ा किंग साइज का बेड था और उसके साइड में उसे एक तख्त से जॉइंट करा गया था। अगर आप इंडिया से हो तो आपको तख्त का मतलब आई होप पता होगा। उसके ऊपर गद्दे बिछे हुए थे, मतलब कुल मिला के एक ट्रिपल साइज का बेड वहाँ पर तैयार करा गया था, जो कि देखने में थोड़ा अजीब था। और सच कहूँ तो मैंने भी उस टाइम पर पहली बार ही ऐसा कुछ देखा था। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग तीनों एक ही रूम में एडजस्ट कर लेंगे, बट उन्होंने पता नहीं क्यों खुद ही कहा कि वो एक ही रूम के प्राइस पे हमें 2 रूम दे देंगी और वो कपल है वो यहाँ पर रुक सकता है, और वो मुझे नीचे एक रूम देने की बात कर रही थी। अब उन्हें भी प्राइवेसी तो चाहिए ही थी और वो फ्री में मिल रही थी, तो उन्हें इससे बढ़कर क्या चाहिए था। इसीलिए वो लोग तुरंत ही मान गए और मैंने भी इस पर फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हम सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए और कुछ देर के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद हम तीनों ही बाहर घूमने के लिए निकले। शाम हो चली थी और हम लोग ऐसे ही वहाँ पे आसपास का छोटा मोटा मार्केट घूम रहे थे। तब हम एक शॉप को देखे जहाँ पर शायद नूडल्स बन रहे थे। वो एक रेस्टोरेंट था। हम वहाँ गए और वहाँ पर जाकर बैठ गए। वहाँ के ओनर थोड़ी देर में हमारे पास आए और उन्होंने हमसे ऑर्डर लिया। वो बात करने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमसे पूछ लिया कि हम कहाँ से हैं, क्योंकि हम यहाँ के तो नहीं लगते। हमने बताया कि हम इंडिया से यहाँ पर आए हैं। इसके बाद थोड़ी और देर हमने काफ़ी अच्छे से बात करी, पर उसके बाद उन्होंने हमसे ऐसे ही पूछा कि अच्छा आप रह कहाँ रहे हो, अच्छा खासा होटल मिल गया ना आपको। तब उन्होंने बताया कि यहाँ से 4-5 गली दूर जो एक कुआं है उसके साइड में जो होटल है हम वहाँ पर हैं। उसकी ओनर एक बूढ़ी औरत है। बस इतना सुनते के साथ ही पता नहीं क्यों वो जो रेस्टोरेंट के ओनर थे उनका फेस एकदम से चेंज हो गया और उनके चेहरे के लुक्स बिल्कुल बदल गए। एकदम से ही वो सीरियस हो गए और हमें हैरानी के साथ देखने लगे। वो प्रशांत और मीना तो बिल्कुल चौंक गए थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या वहाँ पर। तब उन्होंने बोला
नहीं, कुछ खास नहीं, पर अगर सही रहेगा वहाँ से आप चले जाओ। उनकी बात मेरे मन में घूमने लगी, बट मैंने स्टिल कहा हम इस बारे में सोचते हैं। वहाँ पर पे करने के बाद हम तीनों ही वहाँ से निकल गए और वापस से अपने होटल में आ गए। तब वो बूढ़ी लेडी हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही थी। हम तीनों ही अपने अपने रूम्स में चले गए और उसके बाद मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया। कुछ देर लेटने के बाद मुझे कम नींद आ गई, मुझे ही पता नहीं चला। पर मेरे ख्याल से लगभग 2 या 3 घंटे की नींद लेने के बाद रात में करीब 1-2 बजे के आसपास मेरी एकदम से आँख खुली। और ये आँख खुली थी मेरे पेट के जोर के दर्द के कारण। पता नहीं क्यों, पर मेरे पेट में एकदम से ही काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। एक्चुअली में ये समस्या मेरे साथ पहले से थी और इसकी मेरे पास दवाइयाँ भी थी जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्टेड थी। पर समस्या ये थी कि मेरी जो दवाइयाँ थी ये प्रशांत के पास थी, उसके बैग में। क्योंकि मेरे पास सिंगल बैग था और उनके पास डबल बैग, तो मेरे पास जो थोड़ा एक्स्ट्रा सामान था मैंने वो सामान उन्हें दे दिया था और गलती से मेरी दवाइयाँ उसी के साथ चली गई थी। अब सबसे पहले तो मेरे माइंड में ये आया कि रात के इस समय मैं उन्हें डिस्टर्ब करूँ तो ये सही रहेगा या नहीं। बट एकदम से ही मेरा ये जो दर्द था ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने लगा और अब ये मेरे बर्दाश्त से बाहर जाने लगा। जैसे तैसे करके मैंने दरवाज़ा खोला और फिर मैं एकदम से वही चौक में नीचे बैठ गया। लगभग 1-2 मिनट तक मैं वैसा ही बैठा रहा क्योंकि दर्द काफ़ी तेज़ था। फिर जैसे ही दर्द थोड़ा कम हुआ तो मैंने सोचा कि अब मुझे ऊपर जाकर उनसे दवाई ले लेनी चाहिए। भले ही थोड़ा अजीब लगेगा, बट इस दर्द के साथ मैं रात भर नहीं रह सकता। यही सोचते हुए मैं धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर गया और जब मैं उस बूढ़ी औरत के कमरे के सामने से निकल रहा था तब मैंने देखा कि उनकी लाइट्स ऑन थी। और तभी पता नहीं क्यों मेरे मन में वो वाली बात आई जो कि हमें उस रेस्टोरेंट के ऑनर ने बोली थी कि हमें वहाँ से चले जाना चाहिए और वो जो बूढ़ी औरत है वो सही नहीं है। एकदम से ही मेरे मन में पता नहीं अजीब सी जिज्ञासा सी आ गई और जो उनका दरवाज़ा था वो वैसा दरवाज़ा था जो कि लकड़ी के नॉर्मल दरवाजे होते हैं जिनमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है जिससे आप अंदर देख सकते हो। तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने इसके बाद उस रूम में थोड़ा झांकने की कोशिश करी और जो मैंने देखा वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब था। मैंने देखा वो बूढ़ी औरत ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसके सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें एक आदमी और एक औरत थी। उनकी उम्र यही कोई 25 से 30 के आसपास की लग रही थी देखने में। वो बूढ़ी औरत जो कि अब तक चुप थी वो एकदम से ही थोड़ी प्रार्थना टाइप सी करने लगी और वो कुछ दूसरी भाषा में कुछ तो बोल रही थी, पर बीच बीच में वो बोल रही थी मेरी बेटी और मेरे दामाद। उसकी बातें सुनकर मैं इतना समझ चुका था कि सामने जो तस्वीर थी वो हो न हो उसकी बेटी और उसके हस्बैंड की थी। पर इससे ज़्यादा अजीब चीज़ थी वो औरत, वो अजीब तरीके से हंस रही थी। मतलब पहले जब मैं आया था तब वो प्रार्थना कर रही थी और उसके आगे कुछ अगरबत्तियाँ रखी हुई थी। उसके बाद वो अजीब तरीके से हंसने लगी और फिर उसने अपना सर नीचे झुका लिया। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, पर मेरे दिमाग में बस इतना आया कि ये शायद दिमाग से थोड़ी पागल है। पता नहीं क्या सोच के, पर फिर मैं वापस नीचे आने लगा। मेरे मन से वो दवाई लेने वाली बात बिल्कुल निकल चुकी थी, बट पता नहीं क्यों एकदम से ही मेरे मन में बात आई कि वो औरत कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। मतलब मेरे मन में एकदम से ख्याल आया कि मेरे जो दोस्त हैं प्रशांत और मीना वो ठीक है या नहीं। एकदम से मेरे मन में ख्याल आया और फिर मेरे मन में काफ़ी बुरे ख्याल आने लगे उनकी मौत से रिलेटेड। एकदम से ही मैं भागते हुए उनके रूम के बाहर गया और मैंने उनके दरवाजे पर नॉक करा। अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोला तो पाया कि दरवाज़ा खुला हुआ था और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रशांत, मीना दोनों ही जो छत वाले लोहे के पोल्स होते हैं उनसे फांसी लगा के लटके हुए थे। ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई, पर मैंने अपने आप को संभाला और उन दोनों को जैसे तैसे करके नीचे उतारा। बस शायद भगवान की कृपा थी कि मैंने देखा कि उनका शरीर अभी भी गर्म थे थोड़े, पर उनकी जो हार्ट बीट थी वो काफ़ी ज़्यादा धीमी थी। मतलब मैं सुन पा रहा था पर वो नॉर्मल से काफ़ी कम लग रही थी। मैंने उनके मुंह पर पानी मारा पर वो नहीं उठे। मैं बस भगवान से प्रार्थना करने लगा और तब मेरे दिमाग में CPR का ख्याल आया। मैंने उन्हें सांस देने की कोशिश करी और पता नहीं कैसे बस चमत्कार ही मानिए कि उन दोनों को ही होश आ गया। जैसे ही उन दोनों को होश आया वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। मैंने फ़ौरन ही वहाँ के
पुलिस के नंबर को डायल करा और थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ पर आ गई। पुलिस वालों ने हम तीनों को पहले वहाँ से निकलवाया और उसके बाद उस बूढ़ी औरत को अरेस्ट कर लिया गया। आसपास के लोग भी वहाँ पर आए हुए थे और वो लोग भी पुलिस को स्टेटमेंट्स दे रहे थे। पुलिस हमसे बयान लेना चाहती थी पर हम लोग उस टाइम पर बयान देने की हालत में नहीं थे, तो हमने उन्हें सुबह का बोल दिया। अगले दिन जब हम पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वालों ने हमसे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ तो इस बात को अगर आप किसी को बताओगे तो यकीन वैसे भी नहीं करेगा, तो अच्छा यही रहेगा कि आप आराम से अपने शहर लौट जाइए और इस बात को यहीं पर छोड़ दीजिए। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले और उन पुलिस वालों ने ही हमें टिकट्स करवा दिए काठमांडू जाने के। इसके बाद हम तीनों ही काठमांडू जाने वाली बस में बैठ गए और बस में बैठने के बाद मैं प्रशांत और मीना से पूछना चाहता था, पर वो रात से अब तक मेरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। आखिरकार अब उन्होंने बोलना शुरू करा। रात में हम दोनों सोए हुए थे, हमें एकदम से आवाज़ आने लगी और थोड़े ध्यान से सुनने पर हमें लगा कि ये आवाज़ किसी आदमी और किसी औरत की थी। पहले तो ये आवाज़ ऐसा लग रहा था कि कमरे के बाहर से आ रही है, पर फिर एकदम से ऐसा लगा कि ये आवाज़ ठीक हमारे पीछे से आ रही है। और जब हमने ये महसूस करा तो हमें एक अजीब सा डर लगने लगा। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे और मैं एकदम से उठकर बैठ गया। पर जैसे ही मैं उठकर बैठा और मेरे साथ मीना उठकर बैठी, हमने देखा कि हमारे सामने दरवाजे के पास में एक आदमी और एक औरत दिखाई दे रहे हैं। और सबसे डरावनी बात ये कि हम उनके आर पार देख पा रहे थे। वो दोनों ही हमें देखकर काफ़ी गुस्से में लग रहे थे और वो बोल रहे थे कि तुम लोग हमारे कमरे में क्यों हो। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। प्रशांत ने बोला कि इसके बाद उसे आगे का ज़्यादा याद नहीं, बस इतना याद है कि उनका शरीर उनके वश में नहीं था और वो खुद ही पता नहीं कैसे बेड के नीचे से रखी हुई रस्सी को उठाए और उसके बाद उससे फंदा बनाने लगे, जिसके बाद वो उससे लटकने लगे। उन्होंने बोला कि इस समय तक भी वो जो आत्माएं थी वो वहाँ पर खड़ी हुई थी और उन्हें दिख रही थी। फिर धीरे धीरे उनके शरीर के ऊपर उनका कंट्रोल वापस आया, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और अब वो लोग अपने होश गंवाने लगे थे और उन्होंने देखा कि उनके सामने से वो दोनों आत्माएं भी गायब हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें अगली चीज़ यही याद थी कि मैंने उन्हें उठाया। काठमांडू तक छोड़ने के लिए एक पुलिस वाला भी हमारे साथ में ही आया था। मैं लोगों से बातचीत करने में काफ़ी अच्छा था। मैंने उनसे भी अच्छी बातचीत करी और उनसे पूछा कि क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं। तब उन्होंने बोला कि मेरे पास भी ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, पर वो जो औरत थी उसके दोनों बच्चे कई साल पहले उसी कमरे में फांसी लगा लिए थे। पता नहीं क्या वजह थी, पर तब के बाद से वो औरत बिल्कुल पागल सी हो गई थी। पता नहीं क्या क्या करती रहती थी। उसके होटल में कोई भी उसमें नहीं आता था, जो आता था वो पता नहीं क्यों भाग जाता था कुछ ही देर के बाद। वो तो हम ही वहाँ पर रुके हुए थे इतने लंबे समय तक। जब ये सब हमने सुना तो हमारी हालत ख़राब हो गई। हम लोग जब काठमांडू पहुँचे तो हम लोगों ने और बिल्कुल भी वहाँ पर रुकना सही नहीं समझा और हमने सीधा वापस आने का फ़ैसला करा। हम 2 दिन बाद वापस से बेंगलोर आ गए और इस बार हमने सोच लिया कि किसी भी इस तरह की अनजान जगह पर घूमने जाना बिल्कुल भी सही नहीं है और हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था शायद इसको मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं। वो तो बस मैं 6 सेंस कहूँ या फिर न जाने क्या, पर अगर मैं उस रात समय पर नहीं उठता तो न जाने मेरी ज़िंदगी इस टाइम पर किस मोड़ पे होती। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी शादी हो चुकी है, पर हम तीनों ने मिलकर फैसला करा था कि हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। इवन इस घटना के बारे में मेरी वाइफ को भी नहीं पता। एक रीज़न ये भी है कि इस बात पर कोई यकीन भी नहीं करेगा और मुझे पक्का पता है कि आप लोग भी इस बात पर यकीन नहीं करने वाले, पर जो चीज़ सच है वो सच है और जैसी थी मैंने आपको वो बता दी। जो चीज़ मुझे छुपानी चाहिए थी वो छुपा भी दी। अब इस पर यकीन करना या ना करना ये आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा अपने विचार आप इस घटना पर कमेंट्स के जरिए बता सकते हो। ये लगभग 20 साल पहले की बात है, 2001 या 2002 की। हम 10-12 लड़कों का ग्रुप मंडी ज़िले में स्थित अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय पर चर्चा में भूतों की कहानियाँ सुना और सुनाते रहते थे। कैंटीन में अक्सर हम क्लास को बंक करके चाय पीते पीते बात करते थे और कभी कभार ये बातें भूतों की बात में छिड़ जाया करती थी। उस दिन भी सबने कई कहानियाँ सुनाई
इतने में हमेशा सीरियस रहने वाले हमारे एक दोस्त ने कहा कि उसके साथ तो कोई भूत की घटना नहीं घटी, मगर उसके घर के पास एक शिला है जिसमें भूत रहता है। ये दोस्त धर्मशाला के भागसूनाग मंदिर के पास रहता था। उसने बताया कि खनियारा में भूतशिला नाम की एक जगह है। दोस्त ने सुनाया, माना जाता है कि भूतशिला के नाम से चर्चित बड़ी सी चट्टान के आसपास एक भूत रहा करता था जो वहां से होकर गुजरने वाले लोगों को परेशान करता था। भूत से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने भागसू नाग देवता के पुजारी से चर्चा करी और भागसू नाग देवता के पुजारी ने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को बड़ी सी चट्टान के साथ बांधकर उस पत्थर के चारों ओर आटे और हल्दी से बंधन कर दिया। पुजारी जी ने भूत से कहा कि सुबह होते ही तेरी पोल खुल जाएगी और सूरज की किरणों के आते ही तेरा खात्मा हो जाएगा। जैसे ही सुबह होने लगी तो भूत घबरा गया और पुजारी से कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, बदले में तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। आखिर में पुजारी जी ने वचन लिया कि बगल में जो पत्थरों और झाड़ियों से भरा हिस्सा है इसे मैदानी खेत में बदल दो। भूत ने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करूँगा, मगर खाने के लिए मुझे बकरा दिया जाए। पुजारी जी ने इस बात को नहीं माना। तब भूत ने कहा कि हर दिन नारियल की बलि दी जाए। पुजारी जी ने इस बात को भी नहीं माना। तब भूत ने कहा कि खाने के लिए महीने के साजे के दिन नारियल की बलि दी जाए और साथ में गोबर के उपले और भूसे की धुनी रोज वहां बने एक बड़े से ओखल, जो कि पत्थर को तराश कर बनाया गया गड्ढा होता है जिसे ओखली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जलाई जाए। और साथ में उसने चेतावनी दी कि कोई भी इस बंधन को पार ना करे जो पुजारी जी ने किया है। पुजारी जी भूत की इस बात को मान गए। फिर कहते हैं कि काफ़ी समय तक ऐसा किया जाता रहा, मगर फिर एक बार दीपावली के दिन किसी ने उस पत्थर पर मिठाइयाँ रख दी। चूँकि भूत के साथ समझौता मिठाइयों का नहीं हुआ था, इसीलिए भूत ने माना कि उसके साथ हुआ वचन तोड़ा गया है। इसीलिए उसने फिर से उस बड़ी सी शिला पर आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मगर आखिर में पुजारी ने भगसूनाग देवता जी की शक्ति से हमेशा के लिए उस भूत को उस शिला के साथ बांध दिया, जिसे स्थानीय भाषा में किलना कहा जाता है। मैंने दोस्त से पूछा कि क्या वो शिला आज भी है। उसने कहा कि हाँ है, तुम कहो तो आज ही चल सकते हो वहाँ पर। तो हम दोस्तों ने योजना बनाई कि वीकेंड पर चलते हैं, इससे धर्मशाला का चक्कर भी लग जाएगा और हम सब भागसूनाग देवता को मंदिर और भूतशिला दोनों दिखाएंगे। अगले वीकेंड हम लोग धर्मशाला पहुंचे। हम 6 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। हम सभी दोस्त एक ही कॉलेज के थे। दिन में हम सब ने भागसूनाग जी के मंदिर में माथा नवाया। तभी धर्मशाला वाले दोस्त ने कहा कि थोड़ा आगे चलने पर भागसू वाटरफॉल भी है, तो सभी झरने की तरफ चल दिए। अब मैकलॉडगंज से निकलते निकलते शाम हो चली थी। हम खनियारा स्थित उस भूतशिला की तरफ पैदल बढ़ने लगे। अंधेरा हो चला था। लड़कियों को हमने बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो खैर हमने नज़दीक पहुँचने से पहले उन्हें बताया कि हम दरअसल भूतशिला देखने जा रहे हैं। कुछ लड़कियां डरने लगी कि हम नहीं जाएंगी, जबकि हमारे साथ आई लड़की अमिता ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, मैं साथ चलूंगी। तो अमिता और उसकी 2 दोस्त साथ में चल पड़ी। डर रही दोस्तों को हमने दूर ही रुकने को कहा और बाकी लोग उस जगह को देख आए जहाँ के बारे में भूतशिला के पत्थर की कहानी थी। हम सब दोस्तों ने उधर फोटो वगैरह लिए और तभी अमित ने कहा कि पत्थर पर चढ़कर पिक लेनी है। सब उसे मना करते रहे पर अमिता नहीं मानी। उसने पत्थर पर चढ़कर अलग अलग तरह की फोटोज ली और हम सब वापस धर्मशाला वाले दोस्त के घर चल पड़े। ये एक तरह की रोमांचक यात्रा थी, मगर इसमें भूत जैसा खास कुछ नहीं देखने को मिला। अगले दिन हम सब लोग वापस मंडी आ गए। कॉलेज सामान्य रूप से चलने लगा। सब कुछ ठीक रहा, मगर अमिता, जिसने भूतशिला पर चढ़कर फोटोज लिए थे, उसने कुछ दिन बाद ही कॉलेज आना बंद कर दिया। हमने कॉल करके पूछा तो पता चला कि वो बीमार हो गई थी और अपने घर करसोग चली गई थी। मौसम सर्दियों का था तो बीमार होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग बीमार पड़ने के 15 दिन बाद अमिता लौटी। वो कॉलेज आई, क्लास आई, मगर उसने हमसे बात नहीं करी। हमारी दूसरी फ्रेंड्स ने बताया कि हॉस्टल में भी अमिता का व्यवहार बदल गया है।
हमने पूछा कि कैसा बदल गया है, तो पता चला कि अब वो किसी से बात नहीं करती है, चुपचाप रहती है और आजकल पूजा पाठ ज़्यादा ही करने लगी है। हम भी हैरान थे कि एकदम चुलबुली सी अमिता इतना कैसे बदल गई और ऐसा क्या हुआ जो वो हमसे ही बात नहीं कर रही। ऐसा लग रहा था कि वो हमें पहचानती ही नहीं है। कई बार उससे बात करने की हमने कोशिश करी, मगर वो सीधे कहती, कौन हो आप और मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। उसने फ़ोन और मैसेजेस का जवाब देना भी बंद कर दिया। अब कुछ दिनों में हमें उसके बारे में तरह तरह के किस्से सुनाई देने लगे। उसकी हॉस्टल में बताने लगी कि वो अजीब अजीब बातें करने लगती है और कहती है कि उसे भूत और आत्माएं दिखती हैं। हॉस्टल की लड़कियां उस दिन डर गई थी जब अमिता ने यह दावा करा कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक काले कपड़े वाली महिला घूमती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर एक सफ़ेद कपड़े वाली महिला। इन बातों से तो कई लड़कियों ने हॉस्टल में रहना ही छोड़ दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद एक नई बात सुनने को मिली, वो ये कि नए एडमिशन होने के बाद एक नई लड़की हॉस्टल में रहने आई। लड़कियों ने परंपरा बनाई हुई थी कि कोई नई लड़की आती थी तो डिनर के बाद सभी लड़कियों के साथ उसका इंट्रोडक्शन होता था। तो उस नई लड़की से बातचीत कर ही रही थी वो सभी लड़कियां, और अमिता भी वहीं बैठी थी। अचानक वो सबके सामने उस लड़की से पूछती है, ये जो लॉकेट तुमने पहना है ये तुम्हारी बहन का है ना? नई लड़की ने जवाब दिया, हाँ, आपको कैसे पता? उतार कर फेंक दो इस लॉकेट को, तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। जहां भी तुम जाती हो इस लॉकेट की वजह से तुम्हारे पीछे आती है वो। अमिता का यह कहना था कि हर कोई उस लड़की के पीछे की तरफ देखने लगा और उसकी बहन कहाँ खड़ी है, ये पीछे कोई भी नहीं था। इस बीच वो लड़की बेहोश हो गई। सब लड़कियों ने उसे उठाया और पानी वगैरह पिलाकर होश में लाया तो वो रोने लगी। उसने रोते रोते बताया कि कुछ महीने पहले उसकी बहन स्कूटी पर बाजार जा रही थी, तब एक बस से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। जैसे ही बाकी सब ने सुना वो लोग भी डर गए। अमिता और उस नई लड़की के बीच कभी बात नहीं हुई थी, मगर उसने इतनी बड़ी और डरावनी बात कह दी थी कि सबके होश उड़ गए थे। पहले तो लड़कियां अपने स्तर पर मैनेज कर रही थी, मगर उन्होंने अब वार्डन से शिकायत कर दी कि हॉस्टल में या तो अमिता रहेगी या फिर वो लोग। आखिरकार मामला उठा और अमिता के परिजनों को बुलाकर सारा किस्सा बताया गया और कहा गया कि आप अपनी बेटी को समय रहते डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये काफी अजीब बातें करती है। अमिता के परिवार वाले उसे वहां से ले गए और कई महीनों तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। एक दिन अचानक मुझे अननोन नंबर से फोन आया। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई, सुनो, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने पूछा कि कौन बोल रहा है, तो उस तरफ से आवाज आई, इतनी जल्दी भूल गए दोस्तों को? अमिता? हाँ, अमिता, मगर जो कह रही हूँ उसे इग्नोर मत करना, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने कहा क्यों? मगर दूसरी तरफ से तुरंत फोन कट गया, या फिर ये कहकर अमिता ने फोन काट दिया। फिर मैंने कई बार कॉल बैक करी, मगर कोई जवाब नहीं आया, ना ही SMS का कोई रिप्लाई। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह उस समय पर कुछ नहीं था। मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन भी उस समय हर किसी के पास नहीं होती थी। दरअसल मैं उसी दिन दोस्तों के साथ चूड़दार ट्रैकिंग जाने का प्रोग्राम बना रहा था और योजना थी कि हम 4 लोग 2 बाइक्स पर वहां पर जाएंगे। अब यात्रा से ठीक पहले फ़ोन आकर टोक दिया गया तो मेरा आत्मविश्वास डूल गया। मैं अंधविश्वासी नहीं था, मगर अमिता की हिस्ट्री को देखते हुए मैं डर गया और मैंने दोस्तों को बहाना बनाकर रोक लिया। वो नाराज हुए, मगर मैं उन्हें अपनी वजह नहीं बता सकता था। खैर, एक दिन ही बीता था कि मौसम ने करवट ले ली। समाचार प्राप्त हुआ कि अप्रैल महीने में चूड़दार में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। 4 दिन बाद खबर आई कि ट्रैकिंग पर गए 4-5 लोग लापता हो गए और इस बात से सीधा मुझे अमिता की बात याद आई। फिर 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि उनमें से एक की मौत हो गई, जबकि बाकी बचा लिए गए। जब मैंने खबर पढ़ी तो लगा कि अमिता इस बारे में ही बात कर रही होगी। मैंने अमिता को फ़ोन लगाया, इस बार भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। धीरे धीरे इस बात को वक्त बीत गया, कई साल बीत गए और फिर एक दिन मुझे अमिता मंडी में मिली। मैंने उससे बात करनी शुरू करी और फिर हम दोनों कॉफ़ी पीने रेस्टोरेंट में चले गए। इस दिन मैंने उससे पूछ ही लिया उस दिन के कॉल के बारे में कि क्या तुम उस दिन चूड़ादार एक्सीडेंट की बात कर रही थी कि वहाँ कुछ गलत हो सकता है। उसने कहा नहीं, तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते हुए देखा
और तुम बुरी तरह घायल हो गए थे। मैंने पूछा, क्या तुमने कोई सपना देखा? उसने कहा, नहीं। उसने बोला कि मुझे विजन्स आते हैं, यानी भविष्य और बीते कल की घटनाएं बीच बीच में मुझे दिखती हैं। मैंने कहा कि ये तुम कैसे बातें कर रही हो? उसने गहरी सांस लेकर मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा कि याद है तुम्हें, कई साल पहले हम लोग धर्मशाला गए थे और मैं भूतशिला के पास से लौटी और बीमार हो गई। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि शायद मैं बच भी नहीं पाती। डॉक्टर्स को बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। उसी समय एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में बंद हूँ। मैं कुछ बोलती तो मेरी आवाज़ गूंज जाती और चलती तो चारों तरफ पत्थर की बस खुरदरी दीवार महसूस होती। मैं डर और उत्सुकता के भाव से पूरी बात सुनता जा रहा था। मैंने कहा, फिर? वो बताने लगी। खूब आवाज़ दी मैंने कि कोई मुझे बचाए, मगर उसी अंधेरे से कमरे या गुफा में कह लो, उसके कोने से किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ मुझे आ रही थी और साथ में अपनी गूंज। डरते हुए मैंने अंधेरे कोने की तरफ मुंह करा और पूछा, वहाँ कौन है? उधर से सिर्फ बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं हिम्मत करके उस ओर गई जहाँ से गहरी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। तभी किसी की आवाज़ आई जिसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कैसे आई। तब उसने कहा कि तुम यहाँ अंदर कैसे आई? मैंने कहा, अंदर का क्या मतलब है? ये कौन सी जगह है? आप कौन हो? तो अंधेरे से आवाज़ आती है, मैं तो बहुत समय से यहाँ पर पत्थर के अंदर कैद हूँ। अमिता ने मुझे बताया, अब मुझे एहसास हो रहा था कि उस पत्थर पर चढ़ने के कारण शायद मैं भी उसी शिला के अंदर पहुंच गई हूँ जिसके अंदर किसी समय उस भूत को बंद करा गया था, और यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रहा वो और कोई नहीं, वही भूत था। मगर मैंने उस भूत के सामने अपना डर जाहिर नहीं करा और कहा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उसने कहा, मुझे धोखे से यहाँ पर बंद करा गया था। मैं यहाँ पर भूखा प्यासा हूँ, बंद हूँ। अमिता ने बताया कि उस भूत ने अपनी कहानी कुछ यूँ सुनाई। मैं यहाँ रहता था इसी चट्टान पर। मैं लोगों से मोल भाव करता था, उन्हें पकड़ता था और छोड़ने के बदले बकरे की बलि मांगता था। अगर वे उसे देने को तैयार हो जाते तो मैं उनकी आत्मा को इस चट्टान के अंदर बांध देता था और कहता था कि अगर तय समय के अंदर वादे के हिसाब से बकरे की बलि नहीं दी गई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अगर मुझसे वादा पूरा होता तो मैं भी अपना वादा पूरा करता था और उनकी आत्मा को छोड़ देता था। जो अपना वादा नहीं निभाते थे वो बीमारी और अनहोनी की चपेट में आ जाते थे। उन पर मेरा अधिकार हो जाता था और उनकी रूह को मैं इसी चट्टान के अंदर कैद करता था। मगर एक पुजारी ने अपने शक्तिशाली देवता के साथ मिलकर पहले मुझे मजबूर करके मुझसे समझौता करा और बाद में खुद ही उसने वो समझौता तोड़ दिया। फिर जब मैं उस समझौते के टूटने के कारण आज़ाद होकर फिर से वही काम करने लगा तो उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे बातचीत के लिए चट्टान से नीचे बुलाया और अपनी जान के बदले अपने परिवार के लिए संपन्नता मांगी। मैं जैसे ही उससे समझौते के लिए शिला से नीचे उतरा, उसने नीचे अलग अलग जगह से लाई हुई मिट्टी के साथ आटे और हल्दी से एक रेखा बांध दी थी। मैं उसमें आकर फंस गया और मजबूर हो गया। फिर पुजारी ने मेरी जान बख्शने के लिए हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस शिला में बंद हो जाने का समझौता करा। उसके बाद मैं इस शिला में बंद हो गया और तब से अब तक मैं यहीं हूँ। अपने समझौते के मुताबिक मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। अमिता ने मुझसे कहा, भूत की ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद मैंने भी उस दिन घूमने जाते हुए उस पत्थर पर जो फोटो लेने के लिए चढ़ी थी तो पैर मैंने उधर रख दिया था जहाँ पुजारी ने भूत को बांधने के लिए रेखा खींची थी। इसीलिए मेरी आत्मा भी शिला के अंदर आ गई है। फिर मैंने भूत से कहा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। तब उसने कहा, ये चट्टान मेरी अपनी है और इसे मैंने ही तैयार करा है, मगर इससे बाहर नहीं निकल सकता। मगर हाँ, तुम्हें ज़रूर निकाल सकता हूँ, मगर मैं बिना बलि लिए कुछ नहीं करता। मैं अमिता की बातों को अविश्वास और हैरानी के साथ मिले जुले भाव में देख रहा था। अमिता ने आगे बताया, मैंने भूत से पूछा कि क्या गारंटी है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे। भूत ने कहा कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर मैंने भूत से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा, तुम बाहर निकलते ही किसी भी दिन जब एकांत हो तो इस चट्टान के पास काले बकरे की बलि 1.25 महीने के अंदर दे देना, और अगर नहीं दे पाई तो तुम जानती हो कि क्या होगा। अमिता बोली कि उसने उस भूत को वचन दिया और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई।
उसने बोला उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो सपने में थी, मगर सपने की एक एक बात सच लगी, मानो सब कुछ थोड़ी देर पहले ही घटा हो। मेरे घर वालों ने किसी चेले को बुलाया हुआ था और पुजारी ने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी और अभी मैं पूरे होश में नहीं थी। चेले ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आग जलाकर आटे को मुट्ठी में भरकर आग में डाला, वैसे ही मेरे शरीर में कपकपी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर मेरे बस में नहीं था। तभी मैंने चेले से कहा कि एक बकरा काट दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। चेला बोला, बकरा देना किसको है, तू कौन है? पर मैंने इतना ही कहा, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो। मेरे कहे अनुसार बकरा काटा गया और उसके बाद मैं ठीक होने लगी। मैं ठीक तो हो गई, मगर मुझे कुछ अजीब सी चीज़ें दिखने लगी थी, जैसे घटनाओं का पूर्वाभास और कुछ आत्माएं। पहले ज़्यादा दिख रही थी, मगर अब उनका दिखना कम हो गया है। अमिता की बातें सुनकर मैं डर गया। मैंने अमिता से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कैसे हुआ? अमिता ने कहा, मेरे पास शायद उस शीला के भूत के कारण कुछ शक्तियाँ आ गई जो मैं धीरे धीरे खो रही हूँ। मैंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम डॉक्टर्स के पास गई हो, तुम्हें नहीं लगता ये सब तुम्हारे दिल में बैठा डर है? देखो, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और जब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैं भी यकीन नहीं करती थी। मुझे भी शुरू में लगा था कि मैंने भूत की कहानी सुनी और जब मैं बीमार हुई तो वीकनेस के कारण मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप वो कहानी हावी हो गई और मैंने खुद को काल्पनिक रूप से उसी भूत के साथ उसी शीला के अंदर कैद पाया। बीमार होने के कारण इस तरह से हेलुसिनेशन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने इससे बढ़कर चीज़ें देखी हैं और सबसे बड़ी बात सच्ची चीज़ें देखी हैं। खैर, तुम मानो या मत मानो तुम्हारे ऊपर है, मगर तुम दोस्त हो इसीलिए तुमको बता दिया। तुम चाहो तो मुझे पागल समझ लो। ये बोलकर अमिता वहाँ से जाने लगी और मैं बहुत देर तक दरवाजे की ओर देखता रहा। इस घटना को बहुत साल हो चुके हैं और मैं अपने जीवन में अब काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ। अमिता मेरे फेसबुक पर एक फ्रेंड है और सुंदर नगर में एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रही है। उसकी तस्वीरें देखकर लगता है कि उसका जीवन अब सामान्य है। हर सामान्य इंसान की तरह परिवार, ऑफिस, दोस्तों और वेकेशंस की मस्ती की तस्वीरें। अच्छा है कि वॉच ठीक है। मैं नहीं जानता कि उसे भ्रम था, हेलुसिनेशन था या फिर कुछ और बात थी, मगर उसके साथ ये हुआ घटनाक्रम, उसकी ओर से दी गई चेतावनी और उसके द्वारा बताई गई कहानी आज भी जब मुझे याद आती है तो एक डर मेरे अंदर उठ जाता है और मेरा मन कहीं ना कहीं मेरे दिल के एक छोटे से हिस्से में इस बात पर यकीन करता है कि वो सच बोल रही थी। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट्स के लिए ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के लिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करो। इस वीडियो पर एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।